Hello everyone, you are welcomed at Saint Kabir Coaching. The last lesson. This is the first chapter of the book Flamingo for class 12th. The last lesson. This is an important lesson in which we will study, we will learn the importance of our mother language, how the French had been occupied by the Germans, how the German occupied French and they would make it under control. The last lesson, अंतिम सबक, अंतिम अध्याय, अंतिम पाठ, अंतिम सीख. I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग और मैं काफ़ी डरा हुआ था, भय के अंदर था. स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार. स्कोल्ड मतलब ह्यूमिलाइज. रिब्यूकिंग, अब्यूजिंग. स्पेशली विशेष रूप से बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड कॉशन अस ऑन पार्टिसिपल. मुख्य रूप से वह इसलिए भयभीत था कि मिस्टर हैमल ने कहा था कि वह पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे या पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे. ये पार्टिसिपल क्या होता है? ये एक ग्रामर का टॉपिक है. पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इसके बहुत सारे नाम हैं. जैसे एक जनरल हमने एक वर्ब ले ली, जैसे गो. इसके सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, फोर्थ फॉर्म होती है इसकी गोइंग और फिफ्थ फॉर्म होती है इसकी टू गो. ये जो फोर्थ फॉर्म है, यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं, इसी को हम जेरेंड बोलते हैं, इसी को हम सिंथेसिस बोलते हैं, इसी को हम वर्बल नाउन बोलते हैं और इसी को हम प्रोग्रेसिव वर्ब भी कह सकते हैं. अलग अलग टॉपिक हैं ये अपने आप के अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट. तो मिस्टर हैमल जेरेंड के बारे में मतलब पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानना चाह रहे थे स्टूडेंट्स. और जो स्पीकर है यहाँ, जो ऑथर है, वह पार्टिसिपल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता या उसको जानकारी नहीं थी, इसलिए वो डरा हुआ था कि क्लास में मिस्टर हैमल जब उससे पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम और मैं उसके बारे में पहला अक्षर भी नहीं जानता था. यानी उसे पार्टिसिपल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. एक क्षण के लिए तो मैंने ये सोचा कि मुझे भाग जाना चाहिए. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स और उसे पूरा दिन बाहर गुजारना चाहिए, स्कूल से बाहर. इट वॉज सो वार्म, काफ़ी गर्मी थी. सो ब्राइट, तेज़ धूप थी. द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे. एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स के एज पर. एज मतलब किनारा और वुड्स का मतलब होता है वुडलैंड, मतलब फॉरेस्ट. जंगल में या जंगल के किनारे पर पक्षी चहचहा रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड और खुले खेत में, बैक ऑफ द सामिल, सामिल के पीछे. सामिल, सामिल का मतलब होता है
आरा मशीन, यानी कोई आरा मशीन थी, लकड़ी चीरने वाली कोई मशीन लगी हुई थी, उसके पीछे जो खेत था उसके अंदर द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब अभ्यास कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और लेखक के अनुसार जो सैनिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे उनको देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था पार्टिसिपल्स के बारे में जानकारी लेने से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में रेसिस्ट यानी विरोध करने की क्षमता थी, यानी विल पावर थी, उसने अपने आप को रोका। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से वह स्कूल चला गया, स्कूल पहुंच गया। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजर रहा था या मैं जब गुजरा द टाउन हॉल से, यानी कस्बे में जो हॉल था वहाँ से जब वो गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। उस समय बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ भाड़ थी। बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट कह सकते हैं, या जहाँ समाचार या न्यूज़ बताई जाती है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी गांव के अंदर या कस्बे में। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से, ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सारी बुरी खबरें जो थी वो उसी बुलेटिन बोर्ड से आई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। द लॉस्ट बैटल, यानी युद्ध का हारना, जैसे कि फ्रांस जो था वो जर्मनी से युद्ध हार गया था, वो बुरी खबर भी वहीं से मिली थी उनको। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखित पत्र। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, ये सब वहीं से मिलते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं विचार किया, सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी वह रास्ते में रुका नहीं, कस्बे में बुलेटिन बोर्ड के पास में वो नहीं रुका, लेकिन उसने विचार किया, सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई है, क्या मैटर है, वो ये विचार कर रहा था। देन एज आई हरिड बाय, लेकिन जब मैं जैसे ही जल्दी में था या जल्दी जल्दी जा रहा था, एज फास्ट एज आई कुड, जितना जल्दी में कर सकता था। द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वाचर, वो भी वाचर था, वो भी वहाँ देख रहा था, यानी टाउन हॉल में ब्लैक स्मिथ भी खड़ा हुआ था उस भीड़ के अंदर। वो आज देर, वो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, यानी उसके जो साथी वर्कर थे, काम करने वाले थे, उनके साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, और वो उस बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट बब, बेटे इतना जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल में पर्याप्त समय मिलेगा, एनफ टाइम मिलेगा इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड, और वह स्कूल पहुंचा, मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, यानी वह मिस्टर हैमल के छोटे से बगीचे के पास चला गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब इन्हें हरे, जल्दीबाजी में दौड़ते हुए वह वहाँ पहुँचा और उसकी सांस फूली हुई थी। यूजुअली, अक्सर, ऑफन, वैन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज ए ग्रेट बस्टल, वहाँ बहुत अधिक बस्टल होती थी। हस्टल एंड बस्टल यानी भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, तेज आवाज़, ऐसा होता था।
जब स्कूल चल रही होती थी, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और स्कूल की गहमा गहमी को बाहर गली में से सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद करना, इधर उधर खसकाना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में लेसन को रिपीट करने की आवाज़ें, जैसे छोटी क्लास के बच्चे ज़ोर ज़ोर से पोइम बोलते हैं, इस तरह से वहाँ आवाज़ें सुनाई देती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर यूनिसन, अच्छा वेरी लाउड, तेज आवाज़ें, विद आवर हैंड्स, हमारे हाथ से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। लेखक कह रहा है कि स्कूल में इतनी आवाज़ होती थी कि लेसन को या टीचर की आवाज़ को ढंग से सुनने के लिए हमें हमारे कानों पर हाथ रखने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो बड़ा सा डंडा जो था वो टेबल पे इधर उधर घूम रहा था। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन इस समय बिल्कुल शांति थी। यानी रोज़मर्रा में जब स्कूल चलता था तो ऐसा सीन होता था वहाँ पे कि काफ़ी आवाज़ें वगैरह होती थी, लेकिन उस दिन कुछ डिफरेंट था। उस दिन बिल्कुल साइलेंट था। स्टिल मीन्स कंप्लीट साइलेंस। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैंने काउंट किया, यानी मैं गिन चुका था कि मुझे किस तरह से बिना मिस्टर हैमल की नज़र में आए मुझे अपनी सीट तक कैसे पहुंचना है। बट ऑफ कोर्स वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है। संडे मॉर्निंग का मतलब जब स्कूल नहीं होता और उस समय जो शांति होती है स्कूल प्रीमिसेस में, बिल्कुल ऐसा उस दिन था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने मेरे क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से अपने स्थान ग्रहण कर चुके थे, बैठ चुके थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमल जो थे वो स्टेज पर आगे पीछे घूम रहे थे, पेसिंग कर रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और उनका भयानक जो आयरन का डंडा था वो उनकी आर्म के नीचे था, यानी उन्होंने बगल में दबा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला या मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन, और वह अंदर गया। बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति से पहले, यानी द ऑथर वुड गो इन टू द क्लासरूम बिफोर अदर स्टूडेंट्स वुड अप्रोच देयर। अन्य छात्र क्लास में पहुंचे उससे पहले वह चला गया। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ ए ब्लश्ड, कि मैं कितना शर्माया हुआ था, कितना झेप गया था, या कितना अनईजी महसूस कर रहा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना अधिक डरा हुआ था, हॉरिफाइड था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब वो क्यों डरा हुआ था? He was afraid just because of asking the question about participle by Mr. Hamel. मिस्टर हैमल के द्वारा पार्टिसिपल पर कुछ प्रश्न करने के कारण वो डरा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, यानी मिस्टर हैमल ने उससे कुछ नहीं पूछा। मिस्टर हैमल सामी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े विनम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुरंत अपने स्थान पर जाकर बैठो। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, यानी ऑथर का नाम फ्रेंच था, तो उसको बड़े प्यार से, विनम्रता से, जो स्टर्न लैंग्वेज यूज़ करते थे मिस्टर हैमल, उस दिन बड़े प्यार से कहा कि तुम अपने स्थान पर जाके बैठो जल्दी। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। लेकिन मिस्टर हैमल ने ऑथर का इंतज़ार किया।
कहने का मतलब आ, उस दिन मिस्टर हैमल किसी भी स्टूडेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये उनका लास्ट लेक्चर था, अंतिम सबक था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूद कर गया। एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मेरी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब तक मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गैदर कर चुका था, मेरे डर पर विजय प्राप्त कर चुका था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, और मैंने देखा कि हमारा जो टीचर था उसने शानदार, बड़ा ही सुंदर, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा था। एंड इज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी शर्ट जो थी वो भी काफ़ी आकर्षक थी। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी सी सिल्क की ब्लैक कैप भी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कशीदाकारी की हुई थी। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब होता है कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडर्ड, कशीदा। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डील्स, ऐसी यूनिफॉर्म या इस यूनिफॉर्म को वे इंस्पेक्शन या कोई प्राइज डे के अलावा नहीं पहनते थे। मीन्स ही वुड वियर सच अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम ऑन स्पेशल ओकेजन्स, यानी कुछ विशेष अवसर पर ही वो ऐसी यूनिफॉर्म या ऐसे ड्रेस पहनते थे। तो उस दिन कुछ खास था। बिसाइड्स, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन, इसके अलावा पूरा स्कूल जो था बिल्कुल अजीब और बिल्कुल सोलेमन यानी पवित्र, बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो बात मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी वो मोस्ट, सबसे ज़्यादा ये थी, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, उसने बैक बेंचों पर देखा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो अक्सर खाली रहा करती थी। द विलेज पीपल सिटिंग पीटली लाइक आवर सेल्व्स, वहाँ गांव के लोग बैठे हुए थे हमारी तरह। कहने का मतलब अ नंबर ऑफ लेजर्स वर सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम ऑफ मिस्टर हैमल ऑन द बैंक, on the back benches, just like their just like his students, यानी क्लासरूम में गांव के अन्य लोग भी बैठे हुए थे पीछे वाले बेंचों पर, छात्रों की तरह। ओल्ड हाउसर, ओल्ड हाउसर भी बैठा हुआ था, विद इज थ्री कॉर्नर्ड हेड, तिकोनी टोपी लगा रखी थी उसने। द फॉर्मर मेयर, पहले का मेयर भी था वहाँ पर। फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पहले वाला पोस्ट मास्टर भी था। एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग भी थे, बिसाइड्स, इनके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर, और जो हॉसर था, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, उसके हाथ में एक पुराना प्राइमर था। थम्बल्ड एट द एज, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, उसने उस प्राइमर को खोल के अपने घुटनों पर रख रखा था। विद इज ग्रेट स्पेक्टेकल लेइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस प्राइमर के पेजेस पर उसके बड़े बड़े जो स्पेक्टेकल थे, यानी जो चश्मे थे। स्पेक्टेकल का मतलब होता है ऑप्टी, मतलब ग्लास, मतलब गूगल, वहाँ पड़े हुए थे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, तभी मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और विनम्र लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जो उन्होंने उसके लिए प्रयोग किया था, सैड, वो बोले, कहा, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम अध्याय है या अंतिम सबक है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन,
बर्लिन से आदेश आ चुका है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि अब स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ऑफ आल्सेक एंड लॉरेन, स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन। अल्सैक और लॉरेन ये जगह हैं, यहाँ के स्कूलों में अब केवल और केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ये फ्रांस के दो शहर हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आ जाएगा। एंड दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम पाठ है फ्रेंच का। यानी मिस्टर हैमल फ्रेंच पढ़ाता था, फ्रेंच का टीचर था, और उसने कहा कि भाई कल से तो जर्मन पढ़ाने वाला नया टीचर आ जाएगा, ये फ्रेंच की लास्ट क्लास है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल अलर्ट होके मेरी बात सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी ये मिस्टर हैमल के जो शब्द थे मुझ पर हथौड़ी की तरह आकर गिरे, ये मुझे बहुत आघात लगा। ओ द व्रिचेस, अरे ये धूर्त व्यक्ति, व्रिच का मतलब होता है धूर्त। दैट वाज दैट दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, जो कुछ उन्होंने टाउन हॉल में रख दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच का आखिरी सबक। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, जिसको मैं बड़े मुश्किल से सीख पाया था कि कैसे लिखते हैं। यानी लेखक जो था वो फ्रेंच में कमज़ोर था और बहुत मुश्किल से लिख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और कभी नहीं सीख पाऊँगा, या मुझे नहीं सीखना चाहिए, अब मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहीं पर रोक देना चाहिए। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैंने अपने लेसन नहीं सीखे थे, क्योंकि ये फ्रेंच की लास्ट क्लास थी और उसने समय बर्बाद कर दिया था, सीखा नहीं था। तो अब उसे रिग्रेट हो रहा था, दुख महसूस हो रहा था कि उसको फ्रेंच की क्लास बड़े अलर्ट होकर अटेंड करनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं की थी और कुछ नहीं सीख पाया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, केवल वो पक्षियों के अंडे तलाश करता रहता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस, और उसकी किताबें उसे बिल्कुल नॉनसेंस, बेकार की चीज़ें लगती थी, या लग रही थी अवाइल अगो, थोड़ी देर पहले। यानी वो स्कूल पहुंचा था, उससे पहले उसे स्कूल की किताबें या जो चैप्टर वगैरह थे सब बेकार लगते थे, बकवास लगते थे, और वो अपना समय पक्षियों के अंडे इकट्ठे करने में या स्लाइडिंग करने में ही गुजारता था। सो हैवी टू कैरी, और उसको उसका बस्ता ले जाने में भी काफ़ी भारी लगता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों के बारे में जो उसने हिस्ट्री सीखी थी वो। सेंट, सेंट का मतलब होता है सैग, सैग, हर्मिट, मॉन्क, वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो सब उसके पुराने दोस्त हो गए थे। नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। यानी लेखक फ्रेंच लैंग्वेज में जो वो लेसन सीख चुका था, सेंट्स के बारे में उसने जो जानकारी प्राप्त की थी, जो हिस्ट्री पढ़ी थी, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर हैमल टू, और मिस्टर हैमल भी इसको छोड़ना नहीं चाहते थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और ये विचार कि वो अब छोड़ कर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन,
और अब मैं उनको फिर से कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। इस चीज़ ने मुझे भुला दिया उनके रूलर के बारे में, इन उनके डंडे को वो भूल गया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो ये भी भूल गया कि वो कितने क्रैंकी थे, कितने कठोर थे, ये सारी बातें भूल गया। कहने का मतलब जैसे ही उसको पता चला कि अब मिस्टर हैमल और आगे नहीं पढ़ाने वाले हैं, तो वह उनके सख्त रवैये को भूल गया और उनकी क्वालिटीज़ उसे याद आने लगी। पुअर मैन, बेचारा, बेचारा आदमी, गरीब आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ये उनके अंतिम अध्याय या अंतिम सबक के सम्मान में था। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, कि उन्होंने अपने सुंदर संडे के कपड़े पहन रखे थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं ये समझ चुका था, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, कि गांव के बूढ़े जो लोग थे वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे। इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे। अब लेखक को समझ में आ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग क्लासरूम में पीछे की बेंचों पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो इसलिए बैठे थे कि उनको दुख हो रहा था, उनको भी, टू भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब और स्कूल नहीं जा पाएंगे, या पहले स्कूल नहीं गए थे, वो फ्रेंच नहीं सीखी थी उन्होंने, और अब जर्मन का साम्राज्य हो गया था। यह बात सोच के उनको काफ़ी दुख हो रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और मैं भी ये सब कुछ सोच रहा था। आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने मेरा नाम सुना, यानी किसी ने मेरा नाम पुकारा। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, बोलने की या जवाब देने की। वाट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for the participle. What would I not have given? मैं क्या नहीं देने वाला था या कुछ नहीं बोलने वाला था। टू बी एबल, योग्य नहीं हो सकता था। टू से, कहने के लिए। दैट ड्रेडफुल रूल, वो भयानक नियम। फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू, पूरे, यानी वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, ऐसा वो फील कर रहा था। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। लेकिन जब उसका नंबर आया तो उसने बहुत तेज़ और स्पष्ट आवाज़ में बिना गलती किए पार्टिसिपल्स के बारे में सब कुछ बोल के बता दिया। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन शुरुआत के कुछ शब्द थे वो उससे मिक्सअप हो गए थे, वो उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा था, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज़ को पकड़ के मैं खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था ज़ोर ज़ोर से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऊपर मिस्टर हैमल की ओर देखूं और कुछ बोल पाऊँ। आई हियर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हैमल से टू मी, मिस्टर हैमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, अब मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें अब काफ़ी बुरा लगेगा। सी, देखो, हाउ इट इज़, ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम प्रतिदिन अपने आप से ये कहते थे, वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि मेरे पास खूब टाइम है अभी तो। आई विल लर्न इट टमोरो, और मैं इसको कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम सब देख रहे हो कि हम किस जगह पर पहुंच गए हैं। यानी अब तक हम ये सोचते थे कि खूब टाइम में पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन अब देखो किस स्टेज पर आ गए। आज ये आखिरी सबक है,
इसके बाद में हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो अब तक हमें सीख लेना चाहिए था। अब तक हमें जो समय बर्बाद किया वो नहीं करना चाहिए था। मिस्टर हैमल ये कहना चाह रहे थे। आह, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सैक। यही अल्सैक के साथ में समस्या थी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। कल तक उसने पढ़ाई या सीखना छोड़ रखा था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब ये जो साथी हैं तुम्हारे, उनको ये कहने का अधिकार हो गया, हाउ इज इट यू प्रटेंड टू बी फ्रेंचमैन। और अब तुम प्रटेंड करोगे, यानी दिखावा करोगे, आउटर शो, आउटर शो टू बी द फ्रेंचमैन, यानी अब तुम फ्रेंच बनने का दिखावा करोगे, जबकि वास्तव में तुम्हें जर्मन बन के रहना पड़ेगा। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज। और अब से ना तो तुम अपनी भाषा में बोल पाओगे, ना ही लिख पाओगे, जो कि तुम्हारी मातृभाषा फ्रेंच है। अब फ्रेंच में तुम बोल नहीं पाओगे, लिख नहीं पाओगे, यानी अब तुम बाध्य हो जाओगे जर्मन बोलने के लिए। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, प्यारे छोटे फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। हम सब इसके साथ पहुंच चुके हैं, यानी हम सबको बहुत बुरा लग रहा है। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्सस। तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एंक्सस नहीं होंगे। एंक्सस का मतलब होता है वरिड, चिंतित होना। एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें और सिखाने के लिए। यानी अब जब जर्मनी का ऑक्यूपाइड हो गया, जर्मनी का एक अधिकार हो गया, तो उसके बाद अब तुम्हारे माता पिता तुम्हें फ्रेंच सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि अब फ्रेंच सीखनी चाहिए, या हो सकता है तुम्हें स्कूल नहीं भेजें। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल। हो सकता है कि वो प्राथमिकता दें कि तुम्हें किसी खेत पे काम करने के लिए भेज दिया जाए, या वो तुम्हें किसी फैक्ट्री में काम के लिए भेज दें, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि उनको कुछ थोड़ा पैसा मिल जाएगा। एंड आई, और मैं क्या करूँगा, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी अपने आप को आरोप लगा रहा हूँ, या अपने आप को दोषी करार देता हूँ। क्यों? हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। मुझे तुम्हें अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेजना चाहिए, और उसके बजाय मुझे तुम्हें अच्छे से पढ़ाना चाहिए। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, जब कभी मैं मछली पकड़ने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, उस समय मुझे तुम्हें हॉलीडे नहीं देना चाहिए। यानी जब कभी मिस्टर हैमल मछली पकड़ने जाता था तो वो छात्रों की छुट्टी कर देता था, फ्रेंच नहीं पढ़ाता था। और बाकी मिस्टर, ये जो लिटिल फ्रेंच है, इसको या अन्य स्टूडेंट्स को वो बगीचे में पानी देने के लिए भेज देता था, इससे उनका समय खराब होता था। तो अब मिस्टर हैमल को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक से दूसरे के लिए चीज़ें। मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी एक के बाद दूसरी, फिर दूसरी के बाद तीसरी, यानी मिस्टर हैमल जो था वह फ्रेंच भाषा के बारे में बातचीत करता गया, करता गया, करता गया। मीन्स ही वुड टेल टू द स्टूडेंट्स एंड अदर पीपल हु आर सिटिंग or who are attending his class about the importance of French language, about the history of French language, about his dedication, his love for French language। यानी वो उसके बारे में काफ़ी बातचीत करता रहा, saying that it was the most beautiful language in the world। उन्होंने ये कहा,
या वो ये कह रहे थे कि फ्रेंच जो है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल, बहुत अधिक लॉजिकल है, सैद्धांतिक भाषा है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें ऐसी भाषा का बचाव करना चाहिए, ऐसी भाषा को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी ये भाषा जड़ से समाप्त नहीं होनी चाहिए। इस भाषा को लोगों के दिल और दिमाग में जिंदा रखना है उन्हें। अमंग अस, हमारे बीच में, नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलना नहीं है, बिकॉज मैनी पीपल आर एनस्लेव, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो सबसे पहले वो उसकी भाषा पर आधिपत्य जमाते हैं या उसकी भाषा को पकड़ लेते हैं, उसे आज़ाद नहीं छोड़ते। एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, जैसे कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है, यानी जैसे कि वो उनकी चाबी है, क्या? भाषा। यानी अगर किसी व्यक्ति की भाषा पर नियंत्रण कर लिया जाए तो वो अपने आप कैद हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपनी भाषा में बोल ही नहीं पाएगा, नई भाषा आती नहीं है उसको, तो एक कैदी की तरह हो जाएगा वो। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर मिस्टर हैमल ने ग्रामर खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाया। टीच अस, हमें पढ़ाया, और लेसन हमारा पाठ। आई वॉज अमेज्ड, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, खुश हुआ, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसको कितने अच्छे तरीके से समझ गया था। इन लास्ट लेसन में जब मिस्टर हैमल ने फ्रेंच ग्रामर पढ़ाई तो वो उसको अच्छे से समझ में आ गई। ऑल ही सैड सेम्ड सो इजी, जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत आसान लग रहा था। सो इजी आई थिंक टू, मुझे भी ये बहुत आसान लगा। दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, जिसको कि मैंने पहले कभी इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। यानी ग्रामर आसान तो थी, लेकिन इट वॉज द मिस्टेक ऑफ द ऑथर दैट ही डिड नॉट लिसन अ सिंगल वर्ड ऑफ फ्रेंच अर्लियर केयरफुली। पहले उसने एक शब्द भी ध्यान से नहीं सुना था, इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अब जब उसने ध्यान से सुना तो उसको सब कुछ आसानी से समझ में आ गया। कहने का मतलब, हेयर द ऑथर वुड लाइक टू क्लियर वेदर ए पर्सन और ए स्टूडेंट just listen anything with great concentration, then he can understand it easily and completely। अगर कोई व्यक्ति या छात्र किसी बात को पूरा मन लगा के पूरा ध्यान से अगर सुनता है तो उसको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने इतना धैर्य से पहले कभी कोई चीज़ समझाई ही नहीं थी। यानी मिस्टर हैमल इतने प्यार से कभी बोला ही नहीं था, हाथ में डंडा रखता था, कड़क आवाज़ में बोलता था तो स्टूडेंट समझते ही नहीं थे। लेकिन उस दिन वो अंतिम चैप्टर को बड़े शांति से समझा रहा था जो सबके समझ में आ गया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़ा व्यक्ति मिस्टर हैमल जो था वो अपना पूरा ज्ञान उन पर लुटा देना चाहता था। उस दिन जो कुछ वो जानता था वो उनको सिखा देना चाहता था जाने से पहले। अपने अंतिम लेसन में वो सब कुछ बता देना चाहता था स्कूल छोड़कर जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और अपना पूरा ज्ञान जो था वो हमारे भेजे में, हमारे मस्तिष्क में एक ही स्ट्रोक में वो भर देना चाहता था।
टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, हमारे मस्तिष्क में एक ही प्रहार के अंदर। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने के लिए भी एक लेसन दिया। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमल ने हमें नई कॉपियाँ दी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और सुंदर राउंड हैंड में उसने लिख कर दिया फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैक, फ्रांस अल्सैक, बार बार उन्होंने लिख के उनको राइटिंग वर्क दिया। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, और वो अक्सर इतने सुंदर लग रहे थे जैसे कि फ्रांस के जो झंडे थे वो वहाँ कमरे में या स्कूल के अंदर चारों तरफ लटके हुए हों या तैर रहे हों। फ्रॉम द रोड, एक छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के ऊपर जैसे कि फ्रांस के झंडे लगे हुए हों, ऐसा उन्हें फील हो रहा था। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, यू ऑट टू हैव सीन, तुम्हें ये देख लेना चाहिए, हाउ एवरी वन, कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति सेट टू वर्क, कार्य करने लगा या कार्य में व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी। मीन्स एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन वॉज बिजी इन राइटिंग फ्रेंच, एंड देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, केवल पेन और पेपर की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी कि जो पेन पेपर पर चल रहा था, स्क्रैच कर रहा था, वही आवाज़ आ रही थी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स उड़कर आ गए। बीटल्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े होते हैं, वैसे इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है, गुबरेला बोलते हैं इसको। जैसे वास्प होता है, ततैया, इस तरह का कोई इंसेक्ट उड़कर आ गए अंदर काफ़ी। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन कीड़े मकोड़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो उनके चारों ओर उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, हल्का सा भी ध्यान नहीं गया उनका। मतलब एवरी वन वाज इन ग्रेट परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन इन देयर स्टडीज, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु जो, यानी सभी विद्यार्थी जो थे कार्य कर रहे थे, ट्रेसिंग देयर फिश हुक, यानी अपनी फिश हुक पर ट्रेस कर रहे थे। कहने का मतलब जैसे मछली पकड़ने वाला बिल्कुल अपने हुक के ऊपर ही ध्यान रखता है, ठीक इसी तरह से वो सब अपने फ्रेंच लेसन पर कंसंट्रेट किए हुए थे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फ्रेंच था, यानी फ्रेंच भाषा पर उन्होंने कंसंट्रेशन कर रखा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं ने ये विचार किया, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन। अच्छा। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो, छत पर कबूतर जो थे वो धीमी धीमी आवाज में बोल रहे थे। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे अब कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। यानी यहाँ एक क्रिटिक्स है, व्यंग्य है, एनवाय है, कि क्या जीव जंतुओं पर भी उनका आ, प्रतिबंध हो जाएगा, क्या जीव जंतुओं को भी वो बाध्य करेंगे कि वे भी जर्मन लैंग्वेज में बोलें। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी मैं ऊपर देखता था लिखते समय या लिखने से ध्यान हटाकर,
आई saw मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। तो मुझे दिखाई देता था या मैंने देखा कि मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, एंड गैजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज़ को गैज कर रहे हैं। गैज का मतलब होता है निहारना, गैज का मतलब होता है लुक, स्टेयर, बिहोल्ड, यानी वे एक ही चीज़ को देख रहे थे। देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़, यानी काफ़ी विचार मग्न थे, किसी एक चीज़ को देख रहे थे तो उसी को टकटकी लगाकर देख रहे थे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा लग रहा था जैसे उस स्कूल की प्रत्येक चीज़ को वो अपने दिल और दिमाग में बसा लेना चाहते थे, इसलिए प्रत्येक चीज़ को बड़े गौर से देख रहे थे। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, 20 वर्षों से, सॉरी सॉरी 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी 40 वर्षों से वो उसी स्कूल के अंदर उसी स्थान पर पढ़ा रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडोज, खिड़कियों के बाहर उसका गार्डन था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके गार्डन के सामने उसकी क्लास थी। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह से। ओनली द डेस्क एंड ब्रांचेज बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, और उसी तरह से वहाँ डेस्क और बेंचें बड़े पुराने तरीके से, स्मूथ तरीके से रखी हुई थी। ऐसे वो देखता रहता था। द वॉलनट, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वो भी काफ़ी बड़े हो गए थे, एंड द होपविन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और होपविन का पौधा भी उसने खुद ने ही वहाँ लगाया था, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया था। ट्वाइंट, झुक गया था, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, खिड़की और छत के आसपास। कहने का मतलब ये है, द गार्डन ऑफ मिस्टर हैमल had become very large and very old, and the most of plants and trees of that garden had developed a correlation with the school building, windows and roof also, यानी उसका बगीचा जो था स्कूल बिल्डिंग से काफ़ी नज़दीकी प्राप्त कर चुका था। हाउ हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट, इन सबको छोड़ने पर उनका दिल कितना टूटेगा या कितना टूट चुका है। ऑल पुअर मैन, ये सब कुछ बेचारा आदमी, यानी ऑथर सोच रहा है कि मिस्टर हैमल को कितना दुख हो रहा है, उसका दिल कितना टूट रहा है इन सब चीज़ों को छोड़कर जाने में। टू हियर इज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, और उनकी सिस्टर जो थी वो ऊपर कमरे में इधर उधर चल रही थी, उसकी आवाज़ें भी वो सुन रहे थे। पैकिंग, जो पैकिंग कर रही थी, द ट्रंक्स, देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स का मतलब उनका जो सामान था, रिलेटेड लगेज वगैरह, जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उन चीज़ों को वो इकट्ठा कर रही थी, और उसकी आवाज़ें वो सुन रहा था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उसमें साहस था प्रत्येक सबक को सीखने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी हमें एक पाठ पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, और उसके बाद में जो छोटे बच्चे थे वो भी उच्चारण कर रहे थे यानी वो अल्फ़ाबेट्स बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, नीचे रूम के पीछे, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, जो बूढ़ा हॉसर बैठा हुआ था उसने अपना चश्मा पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपना प्राइमर पकड़ लिया, यानी कलर का ब्रश जो था, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों में।
स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उनके साथ उसने उन लेटर्स को उच्चारण किया, यानी वो लेटर वो बोलने लगा। यू कुड सी दैट ही टू, तुम देख सकते थे कि वो भी उसको रिसाइट कर रहा था, उच्चारण कर रहा था। वाज क्राइंग, वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उसकी आवाज़ जो थी वो भावनाओं से भरकर कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उसकी ऐसी आवाज़ सुन के बड़ा आनंद आ रहा था या बड़ा मजाकिया लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सब भी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, और मुझे ये बात कितने अच्छे तरीके से याद है। दैट लास्ट लेसन, उनका अंतिम सबक। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक चर्च की घंटियों पर 12 बज गए। देन द एंगल्स, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्सियंस, और उसी समय पर्सियंस की, ट्रम्पेट का मतलब तुरई, यानी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी आवाज़ आने लगी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल से वो लौट रहे थे, ड्रिल यानी प्रैक्टिस करके आ रहे थे, कौन? पर्सियंस। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, यानी हमारे स्कूल की खिड़की के नीचे से उनकी आवाज़ें आ रही थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, तभी मिस्टर हैमल जो थे खड़े हो गए। वेरी पेल, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। पेल मीन्स वीक, इन्फीरियर। इन्हीं चेयर, अपनी चेयर में, यानी काफ़ी निराश, बड़े थके हुए लग रहे थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, यानी मैंने उनको इस स्थिति में पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मित्रों, आए आए, बट समथिंग चॉक्ड हिम, मैं यानी वो कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन किसी चीज़ ने उनकी आवाज़ को रोक लिया, वो बोल नहीं पाए, अब गला अवरुद्ध हो गया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत लगा के उन्होंने बोलने की कोशिश की। ही रोट, और उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, जितना लंबा वो लिख सकता था, जितने मोटे अक्षरों में वो लिख सकता था, उतने मोटे अक्षरों में उसने लिख दिया, वी आर लव फ्रांस। वी आर लव फ्रांस, यानी वी लव फ्रांस। देन स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर जो था दीवार के विरुद्ध लटका दिया, दीवार को टच करके वो निढाल होकर खड़ा हो गया। एंड विदाउट अ वर्ड, और फिर एक भी शब्द वो नहीं बोले। ही मेड ए गेस्चर, फिर उन्होंने इशारा किया टू अस, हमारी तरफ, विद हिज हैंड, अपने हाथों से ही। स्कूल इज डिसमिस्ड, ये स्कूल अब डिसमिस हो गई है, ख़त्म हो गई है, पूरी हो गई है। यू मे गो, और अब तुम जा सकते हो। मीन्स he completed his lesson and he would not like to say anymore anything, और वो अब और कुछ नहीं कहना चाहते थे। इस तरह से मिस्टर हैमल क्लास छोड़कर चले गए और सब छात्रों को कह दिया गुड बाय, कि अब तुम जा सकते हो। In this complete chapter, in this complete lesson, the author would like to teach an important lesson to the readers, that there must be perfect sense of love, dedication, and honor for their motherland, means for our language and our motherland। मातृभूमि, मातृभाषा के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। What lesson do you learn
from the last lesson. लास्ट लेसन से तुम क्या लेसन प्राप्त करते हो या क्या सीखते हो, या इस चैप्टर से तुमने क्या सीखा। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट लेसन डू यू लर्न, तुम क्या शिक्षा प्राप्त करते हो या तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है फ्रॉम द लास्ट लेसन। ऑन बिहाफ ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट लेसन, we learn an important lesson that there must be there must be perfect sense of love and dedication for our mother tongue, and it must be saved as we protect our motherland। यानी देयर मस्ट बी परफेक्ट सेंस ऑफ लव एंड डेडिकेशन फॉर आवर मदर टंग, यानी हमारी मातृभाषा के प्रति हमारे दिल में एक परफेक्ट प्रेम और समर्पण की भावना होनी चाहिए, और इट मस्ट बी सेव्ड, इससे बचाया जाना चाहिए। वी प्रोटेक्ट आवर मदरलैंड, जैसे कि हम हमारी मदरलैंड को बचाते हैं, ऐसे हमें हमारी मातृभाषा की भी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे 12th क्लास के और वीडियो आएंगे 1 बाय 1 चैप्टर्स। तो अगर कंप्लीट नॉलेज लेनी है और एक के बाद एक वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, लास्ट लाइन तक समझें। ठीक है, हैव ए गुड डे।